आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिंदी और हिंदी गद्य उद्भव और विकास में हिंदी ख जो है आपकी हिंदी बी इसको करने वाले हैं। इसमें हमारी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का चैप्टर सेकंड आकाशदीप, ये एक कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे एकलव्य स्नातक 1 के नाम से जो है उस पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैसेज के लिए आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट ये सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इस नाम से मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा। देखिए, आपकी जो सेकंड यूनिट है ना, इसमें कहानी है और टोटल 2 कहानी दे रखी है। एक है आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, दूसरी है परिंदे जो कि निर्मल वर्मा ने लिखी है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आकाशदीप कहानी को। इस कहानी से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये जो कहानी है इसकी तात्विक समीक्षा कीजिए, यानी इसके तत्व बताने हैं। दूसरी, भाषा शैली के आधार पे आपको इसकी समीक्षा करनी है। या फिर कभी कभी आ जाता है कि आकाशदीप कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य में आपको कुछ नहीं करना, ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी समरी लिख देना। यही चीज़ें बतानी होती है कि कहानी के अंदर क्या क्या है, इससे क्या पता लगता है हमको, ठीक है। और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं कहानी को शुरू करने से पहले कहानी के मुख्य किरदार पे। देखिए, इसमें टोटल 4 किरदार हैं, जिसमें से 2 तो मुख्य किरदार हैं और 2 गौण हैं। गौण का मतलब क्या है? जो जिनका एक दो जगह नाम आया है, कोई उनका खास रोल है नहीं इस कहानी के अंदर। तो 2 मुख्य किरदार कौन से हैं? एक है बुद्धगुप्त और एक है चंपा। ये 2 क्या होते हैं? बंदी होते हैं। जहाज में इनको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। इनको कैद कर लिया जाता है। और कौन बनाता है इनको? बनाता है मणिभद्र। और ये जो दूसरा कैरेक्टर है, ये है चंपा का पिता। चंपा के पिता की हत्या हो जाती है, ठीक है। कोई जलदस्यु जो होते हैं, जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं, ये कहीं ना कहीं इसके पिता को मार देते हैं। तो ये कहानी है, इसके पिता का कोई बड़ा रोल है नहीं। मणिभद्र का रोल जो है बहुत छोटा सा है। मेन जो कहानी है वो बुद्धगुप्त और चंपा से है, समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, कहानी आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, ठीक है। देखिए, आकाशदीप कहानी जो है इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है समुद्र की लहरों पर हिचकोले खाती नाव पर बंदी बनाकर रखे 2 अपरिचित बंदियों से। अब देखिए, ये नाव है और ये समुद्र है। मान लीजिए यहाँ पे 2 बंदी हैं, ठीक है। ये क्या है? कैद कर रखे हैं, यानी इनके हाथों को बांधा हुआ है और ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। और एक साथ ही आसपास ही है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अनजान है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और लेकिन क्या होता है कि जो नाव होती है वो हिचकोले खा रही होती है और जो लड़की होती है चंपा, चंपा का जो हाथ की रस्सी होती है वो ढीली हो जाती है, धीरे 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 ढीली हो जाती है। तो उसकी रस्सी खुल जाती है। तो वो क्या करती है, इस दूसरा जो बंदी है जिसका नाम है बुद्धगुप्त, इसकी भी रस्सी खोल देती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी अगर बंदी हो, किसी को किडनैप कर रखा हो, तो हर कोई चाहेगा ना कि मैं जल्दी से छूट जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं। तो इनके साथ यही होता है, वो जल्दी से उसको भी छुड़ा देती है और दोनों छूट जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और इनको सफलता मिल जाती है बंधन से मुक्त होने में। और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे को गले लगाते हैं तब इनको पता लगता है कि इन दोनों में से एक स्त्री है, दूसरा पुरुष है। क्योंकि इनको पहले नहीं पता होता कि भाई सामने वाली जो मुझे छुड़ा रही है वो लड़की है, ठीक है। ऐसा नहीं पता होता। जब गले लगते हैं तब इनको पता लगता है, ठीक है। जैसे ही पता लगता है तो बुद्धगुप्त जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। इनमें स्त्री का नाम चंपा और पुरुष का नाम बुद्धगुप्त है, ठीक है। जैसे ही पता लगता है तो बुद्धगुप्त दूर हो जाता है। तो वो कहती है क्या हुआ? वो कहता है तुम तो स्त्री हो। तो चंपा कहती है तो क्या हुआ, स्त्री है तो, ठीक है। ऐसे ही आपस में इनके बीच में बातें हो रही है। यहाँ पे आगे देखो क्या होता है। चंपा जो है वो पोता अध्यक्ष जो है मणिभद्र, उसके प्रहरी की एकमात्र पुत्री है। यानी कि यहाँ पे जो आपको मणिभद्र दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये पोत का जो पोत है, जो नाव है, उसका अध्यक्ष है, एक तरह से उसका मालिक मान लीजिए। इसके यहाँ पे जो लड़की का पिता है ये काम करता था, रखवाली की काम करता था, ठीक है, प्रहरी का काम करता था। तो इसके पिता की तो मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये चंपा जो है 8 साल तक इसके साथ ही रहती है। अब आगे क्या होता है इसको समझते हैं। चंपा जो है वो मणिभद्र, चंपा का पिता जो है वो मणिभद्र के यहाँ पे काम करता है। और उसकी जो चंपा अपने पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि इसका कोई भाई नहीं है और कोई बहन नहीं है, इकलौती बच्ची है। इसके पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्षों तक वो इसी पोत में रह रही है। वहीं पे जो नवयुवक बुद्धगुप्त है, जो कि एक जलदस्यु है, उसकी मुलाकात इससे होती है। अब जलदस्यु का मतलब क्या होता है
देखिए ये क्या होते हैं, ये समुद्री लुटेरे होते हैं, ठीक है। जलदस्यु का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। ये काम क्या करते हैं, ये काम ये एक तरह से आप इनको डाकू मान लो। जहाज जो आते हैं ना, पानी के जहाज आते हैं जो समुद्र में, या कोई नाव आती है, ये मौका देखकर उनको लूट लेते हैं और उन लोगों को मार भी देते हैं, ठीक है। इस तरीके का काम ये करते हैं। तो बुद्धगुप्त जो है वो एक जलदस्यु है। इस पोत को लूटने के क्रम में चंपा के पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो पोत होता है, जो जहाज होता है, उसमें एक बार कुछ जलदस्यु आक्रमण करते हैं, उसको लूटते हैं, और उसी दौरान चंपा के पिता की मृत्यु हो जाती है। एक दिन मणिभद्र क्या करता है, अपनी काम वासना के नशे में चंपा के समक्ष एक घृणित प्रस्ताव रखता है। मणिभद्र जो होता है, उसकी कहीं ना कहीं जो नज़र होती है चंपा पे, वो गलत नज़र होती है, ठीक है। उसकी उस पर नीयत खराब होती है, तो वो कुछ उससे घृणित प्रस्ताव करता है, जिसको चंपा जो है वो मना कर देती है। अब घृणित प्रस्ताव क्या है ये आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। चंपा क्या करती है, उसको मना कर देती है। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, मणिभद्र जो होता है वो गुस्से में आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चंपा ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो चंपा को क्या करता है, बंदी बना लेता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, चंपा बंदी बन जाती है, और वो जलदस्यु जो है वो भी बंदी बना लेता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वहाँ पे होते हैं और इनके आपस में मुलाकात होती है। जैसे ही वो बंधन मुक्त होते हैं, उसके पश्चात वो क्या करते हैं कि एक युद्ध में पोताध्यक्ष मणिभद्र बुद्धगुप्त और चंपा के हाथों से पराजित हो जाता है। देखिए जैसे ही वो बंधन मुक्त होते हैं, तो मणिभद्र और बुद्धगुप्त की एक तरह से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, दोनों की। तो बुद्धगुप्त जो है वो जीत जाता है और उसको मणिभद्र को हरा देता है, और जो पोत नायक था उसको परास्त हो जाता है, ठीक है, और उसके शरण में चला जाता है। यानी बुद्धगुप्त की शरण में कौन चला जाता है, मणिभद्र। बुद्धगुप्त जो है अब नाव का स्वामी बन गया, क्योंकि उसने नाव के मालिक को ही हरा दिया है। नाव चलकर एक द्वीप पे पहुंच जाती है, एक ऐसा द्वीप जिसे वो नहीं जानते, ठीक है। और बुद्धगुप्त जब जाता है उस द्वीप पे, नए द्वीप पे, तो उसका नाम रख देता है चंपा द्वीप, ठीक है। चंपा के नाम पे ही रख देता है चंपा द्वीप। इस द्वीप पर दोनों साथ साथ रहते हैं। कौन कौन साथ साथ रहते हैं, चंपा और बुद्धगुप्त दोनों साथ रहने लग जाते हैं। आप परिचय से परिचय की दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब साथ में रहेंगे तो पहले तो वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को धीरे धीरे जानने लग जाएंगे, ठीक है। 5 वर्षों के अंतराल के बाद जब कहानी आगे बढ़ती है, तो यह लक्षित होता है कि अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के द्वारा बुद्धगुप्त जो है उसने बाली, जावा, सुमात्रा, ये सब द्वीप है, इस पे शासन करने लग जाता है। यानी कि जो बुद्धगुप्त है वो एक साहसी व्यक्ति है, ठीक है। बेशक से वो जलदस्यु का काम करता था, चोर डाकू टाइप का था, लेकिन फिर भी वो एक साहसी व्यक्ति है, उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है। अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के दम पे वो 3 द्वीपों पे भी अपना अधिकार कर लेता है और शासन करने लग जाता है। वहाँ की व्यवस्था को मजबूत कर देता है, चंपा को वहाँ की रानी बना देता है। अब देखो, चंपा और बुद्धगुप्त जो है दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखो, एक तरफ चंपा है और एक तरफ बुद्धगुप्त है, और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन चंपा जो है ना, चंपा के मन में एक डाउट है। चंपा ये सोचती है कि चंपा के पिता की जो हत्या हुई है वो बुद्धगुप्त ने करी है। उसके दिमाग में ये बात है कि वो उसके पिता का हत्यारा बुद्धगुप्त है, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके प्रति प्रेम भावना जगने लग जाती है। अब उसके मन में प्रेम और घृणा दोनों के भाव जगते हैं, ठीक है। प्रेम कैसे, क्योंकि वो बुद्धगुप्त के साथ रह रही है तो उसको उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसको घृणा भी होती है। घृणा क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ना नफरत है उसको लेकर, क्योंकि वो मानती है कि उसके पिता का हत्यारा जो है वो बुद्धगुप्त है। तो प्रेम और घृणा जो है एक साथ चलती है, उसके मन में द्वंद्व चलता है। द्वंद्व का मतलब वो समझ नहीं पाती कि इसे प्रेम करूं या इससे नफरत करूं। और चंपा उसको मारने के लिए अपने पास एक कृपाण भी रखती है। चंपा ये दिमाग में रखती है कि ये मेरे पिता का हत्यारा है, तो मैं उसको मार दूंगी, इसको खत्म कर दूंगी। तो इतना आपको समझ में आया, आगे देखते हैं। वर्षों तक साथ रहते रहते चंपा को ऐसा लगता है कि बुद्धगुप्त का जो दिल है, हृदय है, वो करुणा विहीन है। उसके दिल में कोई दया नहीं है, उसमें कोई कोमलता वगैरह अभी तक नहीं आ पाई। जैसे वो पहले जलदस्यु था वैसे ही उसने बेशक से जलदस्यु प्रवृत्ति छोड़ दी है, लेकिन उसका हृदय जो है वैसा ही है। बुद्धगुप्त ने उस आकाशदीप को जलाने को लेकर चंपा, हाँ एक बार क्या है, वो दीप जला रही थी चंपा, तो बुद्धगुप्त ने उस पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, कुछ उसको गलत कह दिया था, जिसकी वजह से चंपा दुखी हो जाती है और अपनी माँ को याद करने लग जाती है। अपनी माँ को याद कर रही होती है, यादों में खोई होती है। इतने में उसको अचानक से याद आता है कि उसके पिता की जो मृत्यु का कारण है वो तो बुद्धगुप्त है। उसे जैसे ही उसे उसके दिमाग में बात आती है कि बुद्धगुप्त जो है वो हत्यारा है, वो गुस्से में आ जाती है, ठीक है। क्रोध और भावुकता के क्षण से बाहर निकलकर चंपा जो है बुद्धगुप्त से प्रतिशोध लेने का विचार त्याग देती है। अब क्या है, उसे गुस्सा जरूर आ रहा है, उसे नफरत भी है, लेकिन वो उसके मन में उसके प्रति प्रेम भी है। अब प्रेम है इसीलिए वो बदला लेने की जो विचार है उसको त्याग देती है कि मैं बदला नहीं लूंगी। उसने एक कृपाण अपने पास छुपा के रखी होती है, और कृपाण कृपाण क्या होता है, खंजर होता है छोटा सा,
ठीक है, वो इस तरीके से नुकीला सा खंजर होता है, चाकू जैसा या तलवार जैसा छोटा सा मान लीजिए, वो अपने पास छुपा के रखती है। किस लिए छुपा के रखती है? कि बुद्धगुप्त को मार देगी, क्योंकि बुद्धगुप्त जो है उसका पिता का हत्यारा है। लेकिन उसके मन में प्रेम भावना आ गई है, तो वो विचार त्याग देती है उसको मारने की। कृपाण जो है उसको समुद्र में फेंक देती है। कुछ समय बाद क्या होता है, एक समारोह में बुद्धगुप्त जो होता है वो चंपा से विवाह का प्रस्ताव रखता है। ये दोनों साथ में रह जरूर रहे, लेकिन विवाह नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये विवाह के लिए क्या करते हैं, प्रस्ताव रख देते हैं। चंपा जो है गुस्से में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है, क्योंकि चंपा की जो मन में द्वंद्व चल रहा है, वो उसे प्यार भी करती है, उससे नफरत भी करती है, ठीक है। वो कहती है कि वह उस व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जिसने उसके पिता की हत्या की हो। बुद्धगुप्त बार बार चंपा को समझाने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है कि उसके हाथों से पिता की मृत्यु नहीं हुई, उसका पिता किसी दूसरे दस्यु के हाथ से मारा गया होगा। लेकिन चंपा जो है उसकी बात को नहीं मानती है। कहानी के अंत में क्या होता है, बुद्धगुप्त जो है वो चंपा से कहता है कि चलो इस द्वीप को छोड़ देते हैं, हम अपनी मातृभूमि भारत चलते हैं, अपने देश में चलते हैं, ठीक है, वहीं पे अपनी जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन चंपा मना कर देती है, चंपा वहाँ जाने से मना करती है, कहती है कि मेरे लिए तो सब भूमि मिट्टी है, मैं चाहे दुनिया की किसी भी भूमि में जाऊँ सब जगह मिट्टी है। कहती है मेरे लिए तो सारे जो जल हैं वो तरल हैं, ठीक है, सारी पवन जो है वो शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। मतलब कहने का मतलब है मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। मैं यहाँ रहूँ या कहीं भी रहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब कुछ मिलाकर उसके लिए तो शून्य है, ऐसा चंपा कहती है। तो इसके बाद क्या होता है, वो कहती है प्रिय नाविक तुम जाओ, स्वदेश लौट जाओ और मुझे यहीं पे छोड़ दो, और मैं इन भोले भाले प्राणियों के दुख में, सहानुभूति में इनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो चंपा का निर्णय जब बुद्धगुप्त सुनता है तो वो कहता है ठीक है भाई, वो स्वदेश चला जाता है, ठीक है, उसको छोड़ के चला जाता है। अब कहानी के अंतिम दृश्य में ये देखा है कि सुबह सुबह चंपा देखती है कि जो समुद्री नाविक हैं उनकी श्रेणी में कहीं ना कहीं किनारा छोड़कर वो स्वदेश जा रही होती है, और वो देखती है कि उनकी नाव जो है वो स्वदेश की तरफ जा रही है। जब वो उनको देखती है जाते हुए तो कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, और यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कहानी का जो एंड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हैप्पी एंडिंग, जैसे मूवी वगैरह में आप देखते हो, पर यहाँ पे आपको हैप्पी एंडिंग नहीं दिखी, क्योंकि जो बुद्धगुप्त है वो उससे प्रेम करता है चंपा से, और अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है वो, लेकिन उससे प्रेम करने लगी है पर उससे नफरत भी करती है, क्योंकि उसके मन में ये बात है कि वो उसके पिता का हत्यारा है। एंड में दोनों को मिल जाना चाहिए था पर यहाँ पे नहीं मिलते हैं, वो उसको छोड़ के चला जाता है। और एक दिन क्या होता है, वो लड़की जो है चंपा वो यहीं पे मर जाती है, और यहीं से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। अब कहानी समझ में आई है तो आप इसकी समीक्षा भी कर पाओगे। कहानी की समीक्षा में क्या क्या होता है, देखो इसमें एक कथानक होता है, कथानक का मतलब होता है कंटेंट, विषय वस्तु, फिर इसके चरित्र होते हैं, फिर भाषा शैली, फिर संवाद, फिर दृष्टिकोण, फिर उद्देश्य। तो सबसे पहले कथानक की बात करते हैं। देखिए आकाशदीप कहानी जो है इसकी शुरुआत जो है इतिहास की पृष्ठभूमि पे आधारित है। इसमें दो बंधक हैं, हमने पढ़ा था बुद्धगुप्त और चंपा, इसका वर्णन है। दोनों एक ही जलपोत पे बंदी बने होते हैं, आंधी तूफान की वजह से और पराक्रम की वजह से वो मुक्त हो जाते हैं और एक अनजान द्वीप पे चले जाते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या रख देता है वो चंपा द्वीप, और दोनों वहाँ पे 5 वर्षों तक साथ में रहते हैं। दोनों को प्रेम भी हो जाता है, लेकिन चंपा के मन में क्या बात है कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है। बुद्धगुप्त चंपा पर मुग्ध हो जाता है, कहीं ना कहीं उस पर मुग्ध हो जाता है, ठीक है, लेकिन चंपा उससे अलग ही रहना चाहती है। उसके हृदय में प्रेम और घृणा दोनों है। चंपा के मन में अंतर्द्वंद है, वो द्वंद्व में जी रही है, वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। तो ये कहानी है, ठीक है। ये तो क्या है, फिर बाद में क्या होता है, वो अपने जब चंपा उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करती तो वो अपने प्रेम को दबाकर बुद्धगुप्त जो है वापस आ जाता है अपने देश में, उसको वहीं छोड़ आता है, हताश होकर वापस आता है। तो ये तो इसकी स्टोरी है, कथानक है, कम शब्दों में समझाएं तो। अब इसके बाद है पात्र। देखिए कैरेक्टर जो है वो किसी कहानी में सबसे मेन होते हैं, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है चंपा और बुद्धगुप्त, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी घूम रही है। बाकी और भी है, जैसे चंपा का पिता हो गया मणिभद्र है, ये भी है, लेकिन ये गौण पात्र है। गौण पात्र का मतलब होता है जिसका बड़ा रोल नहीं हो, छोटा मोटा आए, थोड़ा सा रोल आए फिर खत्म हो जाए, ये गौण पात्र होते हैं। प्रेम और आदर्श के बीच में द्वंद्व में नायिका जी रही है। नायिका जो है चंपा जो है, ठीक है, वो प्रेम और आदर्श के बीच के द्वंद्व में, आदर्श जो ये कहता है कि वो तो मेरे पिता का हत्यारा है, मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए, आदर्श ये बातें करता है, लेकिन प्रेम जो है कहीं ना कहीं सब कुछ भुला देता है। प्रेम के चक्कर में ही तो वो लड़की अपने कृपाण को भी फेंक देती है, वो उससे जो नफरत की भावना, जो प्रतिशोध लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है, वो बदले की भावना को भूल जाती है। चंपा जो है एक निर्भीक और साहसी लड़की है। बुद्धगुप्त जो है जलदस्यु है, लेकिन बाद में वो जलदस्यु का काम छोड़ देता है, और नायिका इस कहानी में प्रेम और घृणा जो है साथ साथ करती है। तो ये तो हो गया इसके
पात्र। इसके बाद है संवाद। देखिए कोई प्रसाद जो है वो नाटककार भी हैं और कहानीकार भी हैं। तो संवाद योजना की बात करें तो उनकी संवाद योजना पे पूर्ण अधिकार है, बहुत अच्छे संवाद होते हैं उनकी कहानियों में। तो कहानी की कथा वस्तु को गति प्रदान करने में संवाद जो है सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी मूवी में जो डायलॉग्स होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसी तरीके से कहानी में भी डायलॉग्स जो होते हैं, संवाद जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद जितने संक्षिप्त होंगे, छोटे होंगे, जितना पात्रों के अनुसार होंगे, जितने इंटरेस्टिंग होंगे, जितने स्वाभाविक होंगे, कहानी उतनी अच्छी मानी जाएगी। इसमें नाटकीयता और मनोवैज्ञानिकता का भाव दोनों दिखता है। संवाद के ये सभी तत्व हम इस कहानी में देख सकते हैं, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। ये कहानी संक्षिप्त कथोपकथन के द्वारा आरंभ होती है, छोटे से मतलब कथन से शुरू होती है और बाद में धीरे धीरे संवाद आगे बढ़ते हैं और कहानी को गति प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं संवाद इसमें बहुत अच्छे हैं। वातावरण परिवेश की बात करें तो आकाशदीप जो कहानी है ना, ये शताब्दी पहले की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। जब भारतीय व्यापारी जो थे वो जावा, सुमात्रा, बाली, सिंगल द्वीपों में व्यापार करने के लिए जाते थे और समुद्र में विपत्ति आती थी, कई बार उनका सामान जो होता था वो लूट जाता था, ठीक है, उनको लूट लिया जाता था, कईयों की हत्या कर दी जाती थी, उस समय की ये कहानी है। तो ये इसमें प्रसाद जी ने संस्कृत भाषा का भी कई जगह पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो ये वातावरण और परिवेश है बिल्कुल फिट बैठता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल भी है इसमें, जैसे कि तारक खचित नील अंबर समुद्र, वे अवकाश में पवन उधम मचा रहा, अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों का विकाल थी, स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी, ठीक है। ये भाषा जो है ना वो जिस दौर की ये कहानी है उस दौर के अनुसार भाषा जो है बिल्कुल फिट बैठती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं उद्देश्य। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, तो कहानी में ना कई उद्देश्य हैं। इसमें कहानी के भीतर जो छुपे हुए भाव हैं ये कहानी उसको प्रकट करती है। इस कहानी में देश प्रेम भी दिखाई देता है, आदर्श भी दिखाई देते हैं, ठीक है, और ये एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है चंपा की आदर्शवादिता, क्योंकि चंपा जो है वो दो चीज़ों के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ है उसे प्रेम जो कि वो बुद्ध गुप्त से करती है, दूसरी तरफ क्या है उसके मन में एक डाउट है कि उसके पिता का हत्यारा वो है, तो हत्यारे से कोई प्रेम कैसे कर सकती है, तो ये भी उसके मन में डाउट रहता है। तो आदर्शवादी का भी हमें दिखती है, तो दूसरी तरफ हमें एक ना एक नफरत या गुस्सा, घृणा भी दिखाई देती है, ठीक है। प्रसाद की आदर्शवादी भावना इस कहानी के माध्यम से हमको चंपा के कैरेक्टर में दिखाई देती है, जहाँ पे एक और चंपा बुद्धगुप्त से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा भी देती है। वहीं बुद्धगुप्त भी एक आदर्श प्रेमी के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि जब उसका प्रेम उसको नहीं मिलता तो वो एक राष्ट्र प्रेम और मानव कल्याण के लिए चंपा को उसी द्वीप में छोड़कर अपने स्वदेश आ जाता है, ठीक है। वो मतलब रुकता नहीं है, उसके बार बार प्रयास नहीं करता। जब वो उसे लगता है कि भाई वो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर रही तो चुपचाप से हताश होकर वापिस आ जाता है, उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, ये भी ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन कि आकाशदीप कहानी की भाषा शैली के आधार पर बताना है। तो देखिए भाषा की दृष्टि से अगर हम इस कहानी को देखें तो बहुत ही उत्कृष्ट रचना यानी कि बेहतरीन है। काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये कहानी है पर इसमें कविता वाले गुण भी आपको दिखाई देंगे। छायावादी कवि हैं, आपको पता है कि जो जयशंकर प्रसाद है छायावादी कवि हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं भाववाचक शब्दावली जो इनकी है उसको प्रयोग में लेकर आए हैं। स्वच्छंदवादी भाषा शैली है इनकी, और कहानी में व्यंग्यात्मकता भी है, कहीं ना कहीं व्यंग भी दिखाई देगा। इसमें अलंकारों का इस्तेमाल भी किया गया है, तत्सम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो इस्तेमाल भी किए गए हैं। और इसमें भाषा के सभी प्रमुख तत्व दिखेंगे, जैसे अलंकार दिखेंगे, लक्षण दिखेंगे, भावुकता भी आपको दिखती है, सरसता भी दिखती है, प्रतीकात्मकता भी दिखती है, चित्रात्मकता भी, यानी कि सभी जो भाषा के गुण होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसीलिए प्रसाद की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में इसका नाम आता है। और भाषा शैली में देखो आप कुछ और चीज़ भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो अगर आपको पेपर में समझ नहीं आ रहा भाषा शैली में क्या लिखूं, तो ऐसे पॉइंट लिखो। देखो क्योंकि ये पॉइंट ना ज़्यादातर कहानी में फिट बैठ जाते हैं, क्योंकि हर कहानी में तत्सम या तद्भव शब्द थोड़े बहुत होते हैं। कहानी जो में सहज और सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आप ये पॉइंट लिख सकते हो। व्यंग्यात्मक भाषा भी सारी कहानियों में होती है, मुहावरे का प्रयोग भी होता है, अलंकारों का प्रयोग भी होता है, शब्द भंडार विस्तृत है, ये भी लिख सकते हो। गंभीर और प्रौढ़ भाषा है, या फिर गंभीर प्रौढ़ की जगह सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। आई होप कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।